ये कहानी है सीतापुर नाम के गांव की। सीतापुर गांव में सविता नाम की एक लड़की रहती थी। सविता एक बहुत ही लालची लड़की थी। उसे बस पैसे और कपड़े पहनने का शौक था। वो अपने सभी ज़रूरतों को पूरा करना चाहती थी, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। इसके विपरीत उसका पति रोहन एक मजदूर आदमी था जो बहुत ही कम आमदनी से घर चलाता था। सविता अक्सर रोहन से गुस्सा रहती थी क्योंकि रोहन उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। रोहन खुद तो मजदूर था पर एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। उसका बड़ा भाई एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उसके पिता एक बड़े जमींदार थे। सविता उस घर की एक लौती बहू थी क्योंकि रोहन की माँ तो नहीं थी और उसके बड़े भाई ने नौकरी के प्रेशर में शादी ही नहीं की क्योंकि उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। वे दोनों अच्छा कमाते थे। सविता इस बात की वजह से रोहन से गुस्सा रहती थी। एक दिन सविता अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, क्यों ना हम दोनों कुछ दिन के लिए बाहर घूमने चले। मेरा बड़ा मन कर रहा है घूमने का। हम कुछ समय एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब मनाली का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा होगा तो मैं सोच रही हूँ हम दोनों मनाली चलते हैं। मेरी एक दोस्त भी वहाँ गई है। उन्होंने मुझे फोटोज भेजी हैं और मुझे चिढ़ा रही थी कि तू भी चली जा। मुझे तो जाना है अब और उनको चिढ़ाना है। तू क्या पागल हो गई है? तुझे पता नहीं है कि मैं इतना नहीं कमाता कि मैं तुझे मनाली घुमाने ले जा सकूं। तुझे इतना तो समझना चाहिए कुछ बोलने से पहले कि कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। बड़ी आई मनाली जाने वाली। चल मेरे लिए खाना लेके आ। हाँ, तुम क्यों लेकर जाओगे मुझे मनाली? तुम तो मुझे कहीं यहाँ आसपास भी नहीं लेकर जाते, तो क्या मनाली लेकर जाओगे? मेरे ही कर्म फूट गए हैं जो मैंने तुमसे शादी कर ली, जिसकी आमदनी इतनी कम है। दूसरों के पति को देखती हो तो मुझे इतना गुस्सा आता है। मेरे ही नसीब में तुम जैसा आदमी क्यों लिखा है? लालत है मुझे मेरी जिंदगी पर। जाओ भाड़ में, मैं नहीं देती तुम्हें खाना वाना। सविता रोहन से गुस्सा होके बैठ जाती है और उसे खाना भी नहीं देती। बेचारा रोहन भूखा पेट ही सो जाता है। सविता भी बहुत गुस्से में रहती है और अपना खा पीकर सो जाती है। अगले दिन सविता बहुत गुस्से में रहती है और सोचती है, इस आदमी के साथ तो जिंदगी काटना मुश्किल है। ये मुझे जिंदगी में कोई सुख नहीं दे सकता। फिर वो सोचती है, मुझे कोई और तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। आजकल की लड़कियां इतनी तेज है कि अपनी हर ज़रूरत को पूरा कर लेती हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। तो मैं क्यों नहीं कर सकती? क्यों ना मैं अपने जेठ और ससुर को अपने झांसे में फंसाऊं, क्योंकि उन दोनों की कोई पत्नी भी नहीं है। वे दोनों अकेले हैं और हर एक आदमी को औरत की ज़रूरत होती ही है। और वो दोनों अच्छा खासा कमा भी लेते हैं और उसकी हर ज़रूरत को पूरा भी कर सकते हैं। फिर वो अगले दिन अपने जेठ के पास जाती है और उसे कहती है, जेठ जी, आपके लिए खाना लेकर आओ। खाना खाने का समय हो गया है। हाँ भाभी, लेके आओ। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। अगर खाना बन गया हो तो लेकर आ जाओ। सविता किचन में जाती है और अपने जेठ के लिए खाना लाती है। जैसे ही वो प्लेट रखती है वैसे ही वो जानबूझकर अपने साड़ी का पल्लू गिरा देती है, जिसे देखकर उसका जेठ अचंभित रह जाता है और उसे देखकर उसके मन में उसको पाने की इच्छा जाग जाती है। फिर सविता उसे पानी का ग्लास देती है तो उसके हाथ पर अपना हाथ दे देती है। तभी उसके जेठ को समझ आ जाता है कि सविता क्या चाहती है। फिर वो रोज़ अपने जेठ के पास आ जाती है और उसे अपने तरफ आकर्षित करती है। फिर एक दिन रोहन का भाई अपने सारे रिश्ते नाते भूलकर अपनी हदों को पार कर लेता है और सविता के बहुत करीब आ जाता है। उसके बदले सविता रोज उसे कुछ न कुछ मांगा करती थी। फिर एक दिन उससे कहती है, जेठ जी, मुझे मनाली घूमने जाना है। मुझे मनाली ले चलो। रोहन से मैंने बोला था पर रोहन तो मुझे नहीं लेकर गया, पर आप तो मुझे लेकर जा सकते हो। मेरी जान, मैं तुझे मनाली तो लेकर जाऊंगा,
पर तू जाएंगी कैसे? घर पर क्या बोलेगी? उसकी चिंता आप मत करो, मैंने सब सोच रखा है। मैं रोहन और ससुर जी से बोलूँगी कि मैं अपने मैके जा रही हूँ और चुपके से तुम्हारे साथ मनाली घूमने आ जाऊँगी। फिर वो ऐसा ही करती है। मायके बोलकर वो अपने जेठ के साथ मनाली चली जाती है। जब वो वापस आती है तब रोहन उसका सामान देखकर उससे पूछता है, अरे वाह, क्या बात है, इस बार तुम मैके से बहुत सारा सामान लेकर आई हो। तुम्हारे माँ बाप की लॉटरी लग गई है क्या? अच्छा, तो अब तुम्हें इस बात से भी दिक्कत है कि मेरे माँ बाप मुझे कुछ सामान देते हैं, तुम तो मुझे कुछ दिलाते भी नहीं और ना ही मेरी कोई ज़रूरत पूरी करते हो। अगर मेरे माँ बाप कर रहे हैं तो तुम्हें उसमें भी दिक्कत है। फिर गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो सोचती है, जेठ जी से तो मैं पैसे ऐंठ रही हूँ, पर तो भी मैं मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती। मुझे धीरे धीरे मेरे ससुर को भी फंसाना होगा। घर में भी रहूँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी। फिर उसने जैसे जेठ को फंसाया था वैसे ही वो अपने ससुर तक जाती है और खाना देने के बहाने अपने साड़ी का पल्लू गिरा देती है। इसी तरह वो अपने ससुर को भी अपने तरफ आकर्षित करती है। फिर उन्हें पानी का ग्लास देकर उनका हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद उनको दूध देने के बहाने अपना हाथ उनके हाथ पर रख देती है। धीरे धीरे उसका ससुर उसके तरफ आकर्षित हो जाता है और वो भी उसके करीब आने लगता है। एक दिन वो उससे कहती है, अगर आपको मेरे करीब आना है तो आपको मुझे सोने का हार दिलाना होगा, तभी मैं आपको अपने करीब आने दूंगी, नहीं तो फिर भूल जाओ तुम मुझे। अरे नाना बहू, ऐसा मत कहो। मैं तो तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे सोने का तो क्या, हीरो का भी हार लाना पड़े तो मैं वो भी लेके आ जाऊँगा। अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और अगले दिन उसका ससुर उसके लिए सोने का हार ले आता है। जैसे कि सविता ने कहा था वैसे ही हार लेकर सविता ने अपनी सारी मर्यादा लान दी और वो अपने ससुर के भी बहुत करीब आ जाती है। वो इतनी लालची हो जा रही थी कि उसे रिश्तों का भी कोई मान सम्मान नहीं था और ना ही उसके जेठ और ससुर को था। उनका ये सिलसिला चलता रहा। किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। ससुर अपनी ज़रूरत पूरी करता था और जेठ अपनी ज़रूरत पूरी करता था और सविता अपनी। रोहन अनजान था, पर कहते हैं ना, कभी सच छुपता नहीं। फिर एक दिन रोहन अपने कमरे में जल्दी आ जाता है और वो अपने पिता को सविता के साथ देख लेता है। ये देखकर उसे बहुत धक्का लगता है, उसे बर्दाश्त ही नहीं होता और वो शर्म से घर से निकल जाता है और सोचता है, मैं घर जाके सविता से बात करूंगा और सविता के साथ जाकर और कहीं रहूंगा। वो घर जाके सविता से बात करूंगा सोच के वहां से निकल जाता है। घर जाके देखता है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। इस बार वो सविता को अपने भाई के साथ देखता है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो बदला लेने के लिए चाकू खरीद लेता है। तू कितनी लालची औरत है, तूने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए रिश्तों की कोई कदर नहीं की। तू इतनी बेशर्म निकलेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे ही पिता और मेरे भाई को फंसाकर उनसे संबंध बना लिया तूने। तू तो जिंदा रहने के काबिल भी नहीं है। तेरे जैसी औरत अगर इस समाज में रहेंगी तो इस समाज को और गंदा करेंगी। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर वो उसके पेट में चाकू मार देता है और ये सब उसके पापा देख लेते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या कर दिया तूने, बहू को मार डाला, तू पागल हो गया क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अपने पत्नी को अपने पिता के साथ संबंध बनाते हुए देखकर कोई भी पागल हो जाएगा। मैं भी हो गया हूँ और तुम्हें भी अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। फिर वो अपने पिता को भी चाकू मार देता है और शाम को जब उसका भाई आता है तो वो दोनों की लाशें देखकर हैरान हो जाता है और रोहन से कहता है, इन दोनों को क्या हुआ, किसने मारा इन्हें? मरना तो था ही इन दोनों को। ये समाज को गंदा कर रहे थे, रिश्तों की कदर नहीं थी इन दोनों को। मेरा भरोसा तोड़ा तो मरना तो था ही। मार दिया मैंने इनको, इनका नाजायज संबंध था और अब तुझे भी मरना होगा।
क्योंकि मैंने तुझे भी अपने पत्नी के साथ संबंध बनाते हुए देखा था। अगर तुझे संबंध बनाने ही थे तो तूने खुद शादी क्यों नहीं की? मेरा विश्वास तोड़ने की क्या जरूरत थी? मेरे ही पत्नी से रिश्ता बनाने की क्या जरूरत थी? और इतना कहकर वो अपने भाई को भी चाकू मार देता है। इस तरह वो तीनों को मार देता है और खुद पुलिस को फोन करके अपने आप को सरेंडर कर देता है। लालच बुरी बला है, ये अच्छे परिवार को बिखर देता है और अपने लालच पे हमें संयम रखना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम बुरा ही होता है।